हेलो एंड वेलकम यू आर टू लेट्स क्रैक इट। मेरा नाम है अभिषेक। तो अब हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। और ये ज्योग्राफी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि किसी पर्सन ने अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा है ज्योग्राफी में, बिल्कुल शुरुआत से वो शुरू कर रहा है, तो बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हुए बिल्कुल बेसिक से ज्योग्राफी सीखेंगे। और इसमें हम ये सीखेंगे कि डिटेल में कि जितनी भी चीज़ें हैं ज्योग्राफी के अंदर, चाहे इंडिया के बारे में हो, बेसिकली इसमें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से इंडिया में इंडिया की बेसिस पे जितने भी सवाल आते हैं, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी थोड़ा उसके बाद पढ़ेंगे। पहले आपको इंडियन ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही अच्छी सीरीज होने वाली है, इसको देखते रहिएगा। फर्स्ट वीडियो इसकी आ चुकी है, तो आप उसको देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा। और सबसे पहला चैप्टर चल रहा है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। और ये किताब जो है वो एनसीईआरटी है। तो बताना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी अपने आप में, जिन स्टूडेंट्स को ये लगता है, जिन कैंडिडेट्स को ये लगता है कि ये बहुत ही आसान किताबें होती हैं, बच्चों की किताबें होती हैं, तो मेरा आपसे कहना ये है कि आप एक बार मेरे से ये वीडियो पूरी देखिएगा और समझिएगा, फिर बताइएगा कि क्या ये बच्चों वाली किताबें थी। मेरे हिसाब से ये बच्चों वाली किताबें नहीं हैं। इसमें इतना गहरा मीनिंग छुपा हुआ है, इसके लिए आपको बहुत डीप थोरो स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आप उसकी मीनिंग को समझ सकते हैं। तो कुछ हम चीज़ें पढ़ चुके थे, सोलर सिस्टम, सन वगैरह के बारे में हम पढ़ चुके थे, प्लैनेट्स पढ़ चुके थे। आज हमें पढ़ना है एस्टेरॉइड से। तो एस्टेरॉइड्स को हिंदी में कहते हैं क्षुद्र ग्रह, और मीटियोरॉइड्स को कहते हैं उल्कापिंड। तो एस्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ना था। तो पहले मैं आपको एक फिगर दिखा देता हूँ, उससे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, ये इसको देखिए, इससे समझिए। जो इमेज कॉर्टर से जाएगी वो एनसीईआरटी को जाएगी, ये एनसीईआरटी से ली हुई है इमेज। तो अब देखिए, यहाँ पे सन है, ये है सन। सन के बाद 8 प्लैनेट्स हैं लाइन से। तो वो 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, पहले तो वो देख लेते हैं। देखिए, ये इंग्लिश में भी है, उसके बाद फिर ये हिंदी में भी है, नीचे ये हिंदी में है। ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों के स्टूडेंट्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझिए। देखिए, पहले सन आएगा। सन के बाद पहला प्लैनेट जो आता है सन के सबसे नज़दीक, जो है वो मरकरी है। मरकरी के बाद आता है वीनस। वीनस के बाद अर्थ आता है, उसके बाद मार्स आता है, फिर मार्स, और उसके बाद आता है जुपिटर। देखिए, ये जो मार्स और जुपिटर के बीच में है, इसको हम बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। यानी कि ये एस्टेरॉयड हैं, छोटे छोटे पत्थर हैं। छोटे छोटे का इन द सेंस क्या है कि ये बोलने में छोटे हैं, इन प्लैनेट्स के मुकाबले छोटे हैं, लेकिन अपने आप में बहुत विशाल है। तो सवाल कैसे बनता है? सवाल ये बनता है कि सोलर सिस्टम में जो एस्टेरॉयड बेल्ट मिलती है, वो किन दो ग्रहों के बीच में मिलती है? वो मार्स और जुपिटर के बीच में मिलती है। तो जुपिटर के बाद सैटर्न, के बाद यूरेनस, के बाद नेपच्यून। तो 8 प्लैनेट हो गए सन के बाद। सन के बाद 8 प्लैनेट सन से दूर जाते हुए कौन कौन से हुए? सबसे पहला मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर एस्टेरॉयड बेल्ट है, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ऐसे करके ये 8 प्लैनेट्स हैं। नेपच्यून के बाद प्लूटो भी हुआ करता था, लेकिन जो प्लूटो है उसको प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया है। तो एस्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ते हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट आपने देख ली। अगर सवाल पूछा जाएगा कि एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ मिलती है, तो एस्टेरॉयड बेल्ट जो है वो मार्स और जुपिटर प्लैनेट के बीच में मिलती है। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। ठीक है, देखिए, स्टार्स हैं, सन अपने आप में एक स्टार है, प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं। इसके अलावा ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में कुछ कुछ छोटी छोटी बॉडीज़ भी मिलती हैं। हमारे सोलर सिस्टम में कुछ छोटी बॉडीज़ भी मिलती हैं जो सन के चारों तरफ घूमती हैं। इनको हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट मिलती है। साइंटिस्ट्स आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। यानी कहीं लाखों साल पहले एक्सप्लोजन हुआ होगा और वो प्लैनेट्स का कुछ हिस्सा है। उसके बाद आता है मीटियोराइट्स। द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटियोराइट। तो ये भी सन की चारों तरफ घूमते हैं, क्योंकि सोलर सिस्टम है तो सबका राजा सन है, और सन के चारों तरफ ही सब लोग चक्कर लगाते हैं। समटाइम्स दीज मेटियोराइट्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कभी कभी क्या होता है कि ये जो मीटियोरॉइड्स होते हैं, ये धरती में एंटर कर जाते हैं, धरती के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। जो गुरुत्वाकर्षण बल है धरती का, उसकी वजह से धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं। तो अगर आपने कभी देखा होगा कि हम कह रहे हैं कि तारा टूट के गिरा है, तारा टूटता हुआ हमें दिखता है, और लोग जो है, फिल्मों में भी आता है कि लोग उसमें विश मांगते हैं। तो ये टूटता तारा क्या है? टूटता तारा यही है कि जो मीटियोरॉइड था, जैसे ही वो धरती की एटमॉस्फेयर में एंटर करा, तो धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करने से क्या होता है, जो हमारी धरती की अलग अलग परतें हैं, ऊपर एटमॉस्फेयर की जो अलग अलग परतें हैं, उसमें एक परत ऐसी है जो अपने आप में बहुत ज़्यादा गर्म है। जहाँ पे कल्पना चावला का पैर जो रॉकेट था, जब वो आ रही थी 2003 में, नासा के थ्रू जब वो गई थी, तो कल्पना चावला का जो रॉकेट था वो भी वहीं पर क्रैश हुआ था। तो वो लेयर इतनी गर्म है, वो क्या करती है, और जब ये ऊपर से गिर रहा होता है तो इसकी स्पीड इतनी तेज़ होती है कि उस घर्षण से, वहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और वो जलने लगता है।
तो जलने की वजह से उसमें ऐसा लगता है कि तारा टूट के धरती पे गिर रहा है, लेकिन ये वो तारा नहीं होता, वो अपने आप में एक मीटेओराइट होता है। तो समटाइम्स दीज meteorites come near the earth and tend to drop upon it. During this process, due to friction with the air, they get heated up and burned. और इसके वजह से वो जल जाते हैं। अगर वो ना जलें, एटमॉस्फेयर ना हो और धरती पे डायरेक्ट गिरे, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे जहाँ पे भी गिरेगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा गड्ढा हो जाएगा, और वहाँ पे अगर कोई इंसान या कोई स्पीशीज़ रहती होगी, कोई भी जानवर रहता होगा, सबके सब मर जाएंगे। तो ये भारत जो धरती का जो एटमॉस्फेयर है, ये उसकी एक एडवांटेज है धरती के लिए कि एटमॉस्फेयर की वजह से कोई भी धरती पे जो चीज़ एंटर करती है वो धरती पे गिरने से पहले अपने आप में जल जाती है। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, एक फ्लैश ऑफ लाइट चलती रहती है, मतलब एक तरह से आप कहोगे कि लाइट की एक धारा सी चलती रहती है, आपको लगता है कि तारा ऊपर से टूट के नीचे गिर रहा है। समटाइम्स अ मीटियोर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ होलो। सिंपल सी बात है, कभी कभी वो मीटियोर इतना बड़ा होता है कि वो का पिंड इतना बड़ा होता है कि वो पूरा जल नहीं पाता, और जहाँ पे भी धरती पे गिरता है तो इतनी स्पीड और इतने वेट के साथ गिरता है कि वहाँ पे गड्ढा हो जाता है। द मिल्की वे गैलेक्सी इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। सिंपल सी बात है, लाखों स्टार्स हैं। आर सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। तो हमारा सोलर सिस्टम जो है किस गैलेक्सी का पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। इसको हिंदी में आकाशगंगा बोलते हैं। इन एंशियंट इंडिया इट वॉज इमेजिन्ड टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। तो एंशियंट भारत में ये माना जाता था कि एक रिवर ऑफ लाइट है, यानी कि नदी बह रही है स्काई में, लाइट की नदी बह रही है, इसलिए इसको क्या कह दिया गया? आकाशगंगा कह दिया गया। तो दस इट वॉज नेम्ड आकाशगंगा। गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, है ना। एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। एक बिलियन का मतलब कितना है? एक बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़, यानी कि 100 करोड़ों से भी ज़्यादा स्टार्स हैं, क्लाउड्स ऑफ डस्ट हैं और गैसेज हैं। देर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। तो ऐसी ऐसी गैलेक्सी जिनमें करोड़ों करोड़ों स्टार्स हैं, ऐसी ऐसी भी लाखों लाखों गैलेक्सी हैं, यानी कि यूनिवर्स अपना में इतना बड़ा है कि यू कैन नॉट इमेजिन। यूनिवर्स का कोई भी और छोर नहीं है। ये सेम चीज़ हिंदी में भी लिखी हुई है, तो आप एक बार हिंदी में पढ़ लेना इसको। बाकी समझा मैंने आपको ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में दिया है, तो चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, आप सब समझ लेंगे। तो ये फिगर है, इसको देख लीजिएगा। और इस पर यह भी लिखा हुआ है कि मरकरी जो है वो 88 दिन में चक्कर लगाता है, और अपनी एक्सिस पे 59 डेज में चक्कर लगाता है। वीनस जो सन की चारों तरफ चक्कर लगाता है 255 दिन में, पृथ्वी 365 दिन में लगाता ही है। मार्स 687 डेज में लगाता है एक चक्कर। और जो मून है, धरती का एक मून है, मार्स के 2 मून हैं। जुपिटर 11 साल 11 महीने 12 दिन लेता है। सैटर्न जो है वो 29 साल लेता है। यूरेनस 84 साल लेता है। और नेपच्यून जो है 164 साल लेता है एक चक्कर को पूरा करने में। इंपॉर्टेंट बात एक और चीज़ आप समझिए, 2 तरह के प्लैनेट्स हैं। देखिए, वीनस, अर्थ, या शुरू करते हैं मरकरी से। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर है, एस्टेरॉयड बेल्ट और सन के बीच में है। तो इन प्लैनेट्स को इनर प्लैनेट्स कहा जाता है, कि ये अंदर के प्लैनेट्स हैं, इनर प्लैनेट्स हैं। और जो एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर हैं, यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनको एक्सटीरियर प्लैनेट कहा जाता है, कि ये तो बाहर के हैं। ये तो इंटीरियर हो गए अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ हो गए। ठीक है। एक चीज़ और कही जाती है, ये तो एक तो इनका क्लासिफिकेशन हुआ इंटीरियर और एक्सटीरियर के हिसाब से। अब दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है? जैसे धरती है, मरकरी है, मार्स है, वीनस है, इन सब चारों प्लैनेट्स पे एक मजबूत धरती मिलेगी आपको, है ना, जमीन मिलेगी। तो इन चारों प्लैनेट्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको लिख लेना। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है इन चारों प्लैनेट्स को। ठीक है। जो ये 4 हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। बाकी जो 4 हैं कौन कौन से? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये अपने आप में गैस जाइंट है ना। ये जो बने हुए हैं, किससे बने हुए? गैस जाइंट से। गैस जाइंट है, GIANT। तो इन प्लैनेट्स को क्या कहा जाता है? इन प्लैनेट्स को जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है। JOVIAN, जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है। तो ये भी सवाल पूछ सकते हैं आपसे कि इनमें से कौन सा एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, इनमें से कौन सा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट नहीं है, या जोवियन प्लैनेट है, जोवियन प्लैनेट नहीं है, या जोवियन प्लैनेट किसको कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट किसको कहते हैं। तो ऐसे सवाल बन सकते हैं, इसलिए पढ़ने बहुत ज़रूरी है। तो जो एस्टेरॉयड बेल्ट के और सन के बीच में वो इंटीरियर प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट्स। जो एस्टेरॉयड बेल्ट से बाहर, यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, वो एक्सटीरियर प्लैनेट। उसके बाद जो ये चारों प्लैनेट्स हैं इंटीरियर वाले, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। और जो एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर वाले प्लैनेट हैं, ये गैसेस से बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा गैसेस से बने हुए हैं। तो यहाँ पे जोवियन प्लैनेट, यानी कि अगर आप इन चारों प्लैनेट्स पे कहीं पे गिरोगे तो आप गिरते चले जाओगे, कोई भी जमीन नहीं आएगी। तो इसलिए इनको जोवियन प्लैनेट कहा जाता है। सेम चीज़ हिंदी में लिखी हुई है यहाँ पे, तो एक बार आप हिंदी में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। नेक्स्ट चैप्टर है लैटिट्यूड्स का और लॉन्गिट्यूड्स का।
अक्षांशीय रेखाएं और देशांतर रेखाएं। हालांकि आपको थोड़ा बहुत हो सकता है आइडिया होगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स बिल्कुल नए हैं उनको खास मैं स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, इसमें कई सारी फिगर्स भी इनकॉर्पोरेट की गई हैं। देखिए फिगर्स भी आएंगी इसमें, और एक एक फिगर से हम समझेंगे कि ये सब चीज़ें क्या हैं, बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको। एक भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं, और बहुत ही अच्छे से आप समझते चल जाएंगे। मैं आपको शुरू में थोड़ा सा बता देता हूँ कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता क्या है, उसके बाद हम पढ़ते चल जाएंगे, समझते चल जाएंगे। अगर ये एक धरती है मान लेते हैं तो धरती पे अगर मुझे कोई भी एक जगह बतानी हो कि ये जगह है, तो आप वो कैसे बताएंगे? धरती पे कोई भी जगह बताने के लिए हमें इमेजिनरी, यानी कि जो हमने इमेजिन की हुई हो, अंदाज़ा लगाया हो, हालांकि धरती पे ऐसी कोई लाइन खींची भी नहीं है, लेकिन हम इमेजिनरी लाइन खींच देते हैं। अगर हम ऐसे लेटी हुई लाइन खींचते हैं हॉरिजॉन्टल, तो इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, यानी कि अक्षांशीय रेखाएं। और अगर हम ऐसी खड़ी हुई लाइन खींचते हैं नॉर्थ साउथ वाली, इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, यानी कि देशांतर रेखाएं। तो अगर मुझे किसी जगह के बारे में बताना हो, तो मैं ये कहूँगा कि जहाँ पे वहाँ की लैटिट्यूड और वहाँ का लॉन्गिट्यूड टकरा रहा हो, यानी कि ये पॉइंट वो होगा जो उस जगह की लोकेशन को बता देगा। तो अगर आप कभी भी जीपीएस यूज़ करते हैं, तो जीपीएस जो यूज़ करता है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड ऊपर नॉर्थ साउथ वाली, लैटिट्यूड लेटी हुई, है ना, इस तरह से ध्यान रखना। लैटिट्यूड लेटी हुई लाइन, यानी कि ऐसे ईस्ट वेस्ट वाली, और जो लॉन्गिट्यूड है वो लंबी वाली लाइन, कौन कौन सी, नॉर्थ साउथ वाली। तो ये जो लाइन्स हैं, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, हिंदी में अक्षांशीय रेखाएं, अक्षांश और देशांतर। अब पढ़ते हैं। तो अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड इन द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडल। देखिए अर्थ जो है कंप्लीट सर्कल नहीं है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अर्थ कंप्लीट सर्कल नहीं है। अर्थ की जो शेप है उस शेप को कहा जाता है जियोइड। तो अर्थ जो है वो अपने आप में फ्लैट है फ्लैट है कहाँ पे, थोड़ा गले में प्रॉब्लम है इसलिए बीच बीच में ऐसा हो रहा है, बियर कीजिएगा। तो अर्थ जो है वो फ्लैट है कहाँ पे, ऊपर नॉर्थ पोल पे और नीचे साउथ पोल पे, और बीच में से वो बल्ज है, यानी कि थोड़ी सी ऐसे मान सकते हैं आपकी, ऐसे बल्ज है ना। हालांकि ऐसे भी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी ऊपर से फ्लैट है, नीचे से भी फ्लैट है, यहाँ से ऐसे फैली हुई है। तो अर्थ कैन बी शोन इन द मिनिएचर फॉर्म ऑन ग्लोब। सिंपल सी बात है, अर्थ को अगर आपको देखना है तो आप ग्लोब पे देख सकते हैं। अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। अगर आप ग्लोब को देखेंगे तो ग्लोब आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे टेढ़ा दिखेगा, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। हमेशा ग्लोब जो है आपको ऐसे टेढ़ा करके दिखेगा कि धरती जो है वो टेढ़ी है। तो धरती, वो जो ग्लोब में टेढ़ी दिखाई जाती है धरती को, वो इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि धरती अपनी एक्सिस पे, अगर मैं मान लेते हैं ये सीधा मानूँ, ऐसा सीधा है, ऐसा सीधा ना होकर धरती क्या है, थोड़ी सी टेढ़ी है। वो कितनी टेढ़ी है वो भी हम आगे देखेंगे। तो अ निडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। तो उसको एक्सिस कहा जाता है, यानी कि जो, अगर ये मैं निडल कह दूँ, हालांकि ऐसा नहीं हो सकता धरती के अंदर, धरती में ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए ग्लोब में ऐसा बनाया जाता है। तो ये जो ग्लोब के बीचों बीच ऐसे जो एक्सिस जा रही है, ये जो लाइन जा रही है, निडल जा रही है, इसको एक्सिस कहा जाता है धरती का। कि धरती जो गोल गोल घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं, तो धरती अपनी एक्सिस पे घूमती है। देखिए हम एक चीज़ यूज़ करेंगे वर्ड एक्सिस पे घूमना, एक हम करेंगे वर्ड ऑर्बिट पे घूमना। ऑर्बिट पे जब हम यूज़ करते हैं वर्ड, इसका मतलब होता है कि हम सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, है ना। ऑर्बिट का मतलब है कि सूरज के चारों तरफ जो चक्कर लगता है वो तो ऑर्बिट कहा जाता है। और जो निडल है, मान लेते हैं ये इमेजिनरी निडल है, हालांकि धरती के बीच में कोई निडल थोड़ी है, लेकिन सिर्फ इमेजिनरी है। तो ये जो निडल है, यहाँ पर जो धरती घूम रही है, इसको इसकी एक्सिस कहा जाता है, यानी कि इसको इसकी एक ध्रुव, आप एक्सिस को हिंदी में क्या कहते होंगे, जो भी कहते होंगे पढ़ लेंगे आगे। तो जो वो एक्सिस है उस पर ये घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। अगर सूरज के चारों तरफ घूमती है, उसके वजह से मौसम बदलते हैं, बरसात आती है, गर्मी आती है, सर्दियाँ आती हैं, और वो तो आती हैं धरती जब सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और जो रोजाना दिन और रात होते हैं वो धरती अपनी एक्सिस पे घूमती है, इस वजह से होते हैं। सब चीज़ आगे आएंगी, हालांकि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पास आर 2 पोल्स। जो धरती पे 2 पोल्स पे से जो ये पास होती है, एक तो ऊपर वाली तरफ से और एक नीचे वाली तरफ से, ये 2 पोल हैं। ऊपर से होती है तो उसको नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो नीचे से पास होती है उसको साउथ पोल कहते हैं। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स। तो इसको अगर आप ऐसे घुमाएंगे तो ये ऐसे घूम जाएगा, यानी कि वेस्ट इधर है और ईस्ट इधर है, तो वेस्ट टू ईस्ट ये जो ग्लोब है ये घूम जाएगा जिस तरह से धरती घूमती है। यानी कि धरती सूरज के चारों तरफ किस डायरेक्शन में घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। बट द रियल अर्थ हैज़ नो सच निडल। लेकिन असली अर्थ में ऐसी कोई निडल नहीं है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन। तो ये एक लाइन इमेजिनरी है जो हम मानते हैं धरती जिसके चारों तरफ घूम रही है, हमारी समझ को बढ़ाने के लिए। Another imaginary line running on the globe divides it into 2 equal parts. This line is known as the equator. अब यहाँ पे अगर ये है तो बीचों बीच इसकी एक लाइन पास होती है
जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, 0 डिग्री इसको माना जाता है। ये 0 डिग्री कहाँ से आया, ये भी हम समझेंगे आगे। तो ये 0 डिग्री इसको कहा जाता है, और ये अर्थ के बीचों बीच से पास हो रही है, जो अर्थ को 2 इक्वल हिस्सों में बांट देती है। ऊपर वाले को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध हिंदी में कहते हैं, और नीचे वाले को कहते हैं सदर्न हेमिस्फेयर, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, दोनों के दोनों आधे हैं पूरे। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन, तो इमेजिनरी है, हमने मानी है, एक सर्कुलर लाइन है, एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो धरती में जगहों को बताने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है, क्योंकि धरती पे जो चीज़ें बताई जाती हैं वो ऐसी बता सकते हैं हम कि इक्वेटर से ऊपर है, इक्वेटर के नीचे है। जैसे भारत की अगर मैं पोजीशन कहूँ तो भारत की पोजीशन क्या है, इक्वेटर से ऊपर की तरफ है। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। देखिए अब आप इसको फिगर से समझिए, देखिए ये फिगर है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो मान लेते हैं ये इक्वेटर, सारी फिगर जो है एनसीईआरटी से ली गई हैं, तो इमेज कॉर्टेसी जो जाएगी वो एनसीईआरटी हो जाएगी। तो ये इक्वेटर है, अगर ये इक्वेटर है तो इक्वेटर से, अब देखिए जैसे धरती गोल है, तो धरती गोल होने की वजह से तो ये लैटिट्यूड जो है, ये लैटिट्यूड के पैरेलल है, आपस में ना पैरेलल जा रहे हैं, तो ये भी गोल गोल है ना, ये भी पूरा एक सर्कल लगा रहे हैं ऐसे। तो ये जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं, ये भी इमेजिनरी लाइन से सारी की सारी और कंप्लीट सर्कल बना रही हैं। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहा जाता है, यानी कि ये सब जो है, ये अगर 0 डिग्री इक्वेटर हो गया तो उसके बाद फिर ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कहाँ तक जाएगा, 90 डिग्री तक जाएगा, ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ तक जाएगा, ठीक है। और इस तरह से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नीचे जाएगा 90 डिग्री साउथ तक। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, इनको डिग्रीज में नापा जाता है। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड, तो इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल अराउंड द अर्थ, इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्रीज, दैट इज 90 डिग्री। देखिए सिंपल सी बात है कि जो डिस्टेंस है इक्वेटर से पोल्स की तरफ, वो सर्कल का 1/4 है। यानी कि इसको इस तरह से समझिए कि अगर ये धरती है पूरी और ये 0 डिग्री है, तो यहाँ से जब आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ तक जाएंगे तो 1/4 हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री। यहाँ तक आप जाएंगे तो 90 डिग्री आप ऊपर जाएंगे सीधा, 90 डिग्री जाएंगे, और 90 डिग्री ही आप नीचे आएंगे। देखिए ये एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है ना। तो ये ऊपर जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे आप, 90 डिग्री तक जाएंगे, नीचे भी 90 डिग्री तक जाएंगे। कभी कभी सवाल ये भी बन सकता है कि टोटल लैटिट्यूड होते कितने हैं, तो टोटल लैटिट्यूड होते हैं 181, 181। कैसे होते हैं 181 वो समझो जरा। देखिए ये तो जो इक्वेटर है वो कितने हैं, वो 0 है ना, 0 डिग्री है। उसके बाद 1 डिग्री वाला इक्वेटर, 1 डिग्री वाला लैटिट्यूड आएगा, 2 डिग्री वाला आएगा, 3 डिग्री वाला आएगा, ऐसे करते करते 90 डिग्री तक जाएंगे। तो यानी कि 1 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक आप कितने लैटिट्यूड आपने बनाए, 90। 0 डिग्री वाला अपने आप में 1 हो गया। उसके बाद आप 1 डिग्री साउथ में जाएंगे, 2 डिग्री साउथ में जाएंगे, 3 डिग्री साउथ में जाएंगे, ऐसे करते करते आप 90 डिग्री साउथ तक जाएंगे। तो ये कितने हो गए, 90। तो 90 और 90 180 और 1 181। तो ये सवाल पूछा जाता है कि धरती पे लैटिट्यूड की स्ट्रेंथ टोटल कितनी है, तो 181 है, 181 जो है टोटल स्ट्रेंथ है लैटिट्यूड्स की। 90 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। सिंपल सी बात है, जो ऊपर वाला 90 डिग्री नॉर्थ है, तो 90 डिग्री जो ऊपर वाला है ये नॉर्थ पोल है, यानी कि आर्कटिक सर्कल पे, और नीचे वाला जो है वो 90 डिग्री साउथ है, यानी कि अंटार्कटिक सर्कल पे। Similarly, all parallels south of the equator are called south latitudes. All parallels north of the equator are called north latitudes. यानी कि जो ऊपर वाली चीज़ है, यानी कि इक्वेटर से जितने भी ऊपर वाले आएंगे सबको हम क्या कहेंगे, सबको हम कहेंगे 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री नॉर्थ। लाइकवाइज नीचे वाले को हम क्या कहेंगे, 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ और 90 डिग्री साउथ। तो दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर एन और एस। तो एन और एस से, यानी कि देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री, एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं नॉर्थ को, और ऊपर नॉर्थ पोल है। और लाइकवाइज साउथ में हम कर रहे हैं 20 डिग्री साउथ से। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स कौन कौन से हैं लैटिट्यूड के, ये देखिए। अगर धरती पे देखा जाए तो धरती पे टोटल लैटिट्यूड कितने हुए, टोटल अक्षांशीय रेखाएं कितनी हुई, 181। लेकिन इन सारी 181 रेखाएं हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना महत्व नहीं रखती। कुछ अक्षांशीय रेखाएं यानी कि कुछ लैटिट्यूड्स ऐसी हैं इन 181 में से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट वाली कौन कौन सी हैं, देखो। एक तो 0 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 90 डिग्री नॉर्थ इंपॉर्टेंट है, 90 डिग्री साउथ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है वो समझो। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में, नॉर्थन हेमिस्फीयर में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा, 23 डिग्री एंड हाफ साउथ, सदर्न हेमिस्फीयर में। उसके बाद आर्कटिक सर्कल, 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ इक्वेटर में।
और इक्वेटर से ऊपर यानी कि नॉर्थ में, और अंटार्कटिक सर्कल 66 डिग्री एंड हाफ साउथ में इक्वेटर से। ये समझो जरा, देखो ये फिगर है, ये 0 डिग्री है इक्वेटर। इक्वेटर वाले एरिया को टॉरिड जोन भी कहा जाता है। कहाँ से कहाँ तक कहा जाता है टॉरिड जोन, इसको समझते हैं, यानी कि उष्ण कटिबंध एरिया कहते हैं। अब हिंदी में भी देखते रहिए, हिंदी में भी बराबर में बना हुआ है और इंग्लिश में भी बना हुआ है, हिंदी इंग्लिश वाले दोनों देखते रहिए। इक्वेटर यहाँ पे हो गया 0 डिग्री पे, यानी विषुवत व्रत हो गया। उसके बाद ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, और नीचे 23.5 डिग्री साउथ पे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा। इन दोनों के बीच में ये जो पूरा एरिया है, इसके बीच में इस एरिया को बोलते हैं टॉरिड जोन, या हिंदी में बोलते हैं उष्ण कटिबंध एरिया। यानी कि यहाँ पे उष्ण कटिबंध वन जो मिलते हैं, यानी कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो मिलते हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में ही मिलते हैं। अभी आगे और पढ़ेंगे कि सूरज कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करता है, वो भी सब इसमें पढ़ेंगे। अभी सिंपल सी बात है, आप इतना समझिए कि ये इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, और इस पूरे रीजन को टॉरिड जोन बोलते हैं। सवाल पूछ, इससे सबसे सवाल बन देंगे पूरी ज्योग्राफी से, इससे जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सब में सवाल बनते रहेंगे, आप पूरे तरह से समझते रहिए, नोट्स बनाते रहिएगा। उसके बाद ऊपर आता है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और नीचे आता है 66.5 डिग्री साउथ। तो जो 66.5 डिग्री नॉर्थ है, यानी कि 23.5 नॉर्थ से 66.5 नॉर्थ तक, 66.5 नॉर्थ पे जो सर्कल है उसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, यानी यहाँ से आर्कटिक वाला जो रीजन है, आर्कटिक यानी कि नॉर्थ पोल वाला जो रीजन है वो स्टार्ट हो जाता है। नीचे 66.5 डिग्री साउथ से जो है वो अंटार्कटिक सर्कल है, और उसके नीचे से साउथ पोल तक अंटार्कटिक वाला रीजन स्टार्ट हो जाता है। हालांकि अंटार्कटिक ट्रीटी हुई है, वो भी पढ़ेंगे हम। अंटार्कटिक ट्रीटी ने 60 डिग्री साउथ से नीचे का सारा हिस्सा अंटार्कटिक को माना है ना, 66.5 डिग्री से नहीं, 60 डिग्री साउथ से। ये अंटार्कटिक ट्रीटी जो हुई है उससे मानी गई है बात। हालांकि ये चीज़ अभी आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आ रहा है ये। तो अंटार्कटिक ट्रीटी जो हुई थी साइन 1980s 1970s में 60s में, तो उससे 60 डिग्री साउथ से नीचे का हिस्सा 90 डिग्री साउथ तक का 30 डिग्री का हिस्सा जो है वो सारा अंटार्कटिक के अंडर माना गया है। तो अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में जो है वो है साउथ टेम्परेट जोन, और आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो है वो है नॉर्थ टेम्परेट जोन, यानी कि उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। उसके बाद ऊपर जो आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक फ्रिजिड जोन, यानी सब फ्रिज रहता है यहाँ पे, यानी कि सब बर्फ जमी रहती है, और नीचे भी फ्रिजिड जोन यानी कि उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिणी शीत कटिबंध। ठीक है, तो इसको बोलते हैं उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिणी शीत कटिबंध, तो यानी कि इससे नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं और हीट जोन है, यानी कि कहाँ कहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा। तो टॉरिड जोन यहाँ पे मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में, ऊपर मिलेगा नॉर्थ टेम्परेट जोन, नीचे मिलेगा साउथ टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। चलिए, तो ये सब कवर हो चुका है। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी 25 मिनट्स की हो चुकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे, और उसके बाद आगे ज्योग्राफी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो आप नोट्स बनाते रहिएगा, आपको कोई भी डाउट आता है तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और इसको पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, समझते रहिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।